लाइट यागामी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत चार्मिंग होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ज़िंदगी जी रहा होता है। एक ऐसा लड़का जिसको सही और गलत का पता होता है। जब भी वो टीवी पे न्यूज़ देखता था तो उसको लगता था इस दुनिया में कितना क्राइम है, कितने बुरे बुरे लोग हैं। अगर ऐसे लोग ना होते तो दुनिया ज़्यादा खूबसूरत होती। एक रोज़ वो अपने क्लासरूम में पढ़ रहा होता है, खिड़की से बाहर झाँक रहा होता है। तभी एक चीज़ आसमान से गिरती हुई उसको नज़र आती है। वो देखता है वो एक नोटबुक है और जाकर वो उसको उठाता है और देखता है उस नोटबुक का नाम है डेथ नोट। फिर उस नोटबुक को वो खोलकर देखता है और शॉक्ड रह जाता है। उसमें लिखा होता है कि जब भी आप इस नोटबुक के अंदर किसी का नाम लिखेंगे, उसका चेहरा याद करके, तो वो इंसान 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। किसी भी तरीके से, हार्ट अटैक से मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा। लाइट यागामी को लगता है ये कोई प्रैंक हो रहा है भाई, ये सब बकवास है, लेकिन क्यूरियस इतना होता है कि उसको उठा लेता है। अब वो उसको टेस्ट करना चाहता था कि ये प्रैंक है कि नहीं या फिर ऐसी मजाक है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था भाई। तो उसको लगा कि सब प्रैंक ही होगा, ऐसी बकवास कौन लिखता है और ऐसी बकवास चीज़ें होती भी नहीं है। वो टेस्ट करने के लिए ना किसी अच्छे इंसान पे टेस्ट नहीं कर सकता था। तो उसने देखा एक टीवी पे न्यूज़ चल रही है और एक इंसान जो है उसने स्कूल के टीचर्स और बच्चों को ना हॉस्टेज बना रखा है, ठीक है। और उस इंसान का जो चेहरा है, उस क्रिमिनल का चेहरा टीवी पे दिखाया जा रहा था, उसका नाम दिखाया जा रहा था। तो उसने कहा चलो इससे टेस्ट करते हैं और उसने उसका नाम लिख डाला चेहरा याद करके। अब 40 सेकंड हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो उसको लगता है बकवास था, ये प्रैंक ही था। और जैसे वो टीवी बंद करने वाला होता है, वो देखता है कि स्कूल के बच्चे बाहर आ रहे हैं रोते रोते, टीचर्स भी बाहर आ रही हैं। और पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ, उस क्रिमिनल को, और वो मर गया। लाइट को लगता है यार शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। कोई भी इंटेलिजेंट बंदा विश्वास नहीं करेगा इसके ऊपर। इसके बाद वो कुछ और टेस्ट करता है और उसके बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये प्रैंक नहीं है, ये किताब रियल है। और यहाँ से वो बहुत सारे लोगों का नाम लिखना शुरू कर देता है। जितने भी लोगों का वो नाम लिखता वो सब टपक जाते, वो मर जाते। और यहाँ से वो करप्ट होना शुरू हो जाता है। उसके हाथ में ऐसी पावर लग जाती है जो किसी भी आदमी के अगर हाथ में आप दे दो तो उसका करप्ट होना तय है। उसको लगता है कि यार मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ इस दुनिया से, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है इसके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पावर ही नहीं है उसके पास, यहाँ पे उसके पास एनोनिमिटी भी है कि कोई जानेगा भी नहीं कि इसने किया है भाई ये। और यही इस पूरे एनिमे को खास बनाती है, यही चीज़, इसी थीम को बेसिकली एक्सप्लोर किया गया है कि किसी इंसान के हाथ में अगर आप पावर दे दे, लाइट यागामी जैसा इंसान, जिसको शुरुआत में जब उसने पहले 1-2 किलिंग की थी तो उसको गिल्ट हुआ था बहुत, उसको लगा वो मर्डरर बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे उसके सर पे पावर चढ़ती है और वो एनोनिमिटी वाला फैक्टर आता है तो बात अलग हो जाती है, वो करप्ट होना शुरू हो जाता है। उसका मोरल कंपास जो है वो डगमगा जाता है। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए ना पास्ट में एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हुए, स्टडीज़ वगैरह भी हुई है। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 के अंदर। उसमें ये हुआ था कि 24 लोग थे शामिल उस एक्सपेरिमेंट में। उनको बोला गया कि आप गार्ड बनेंगे, कुछ लोग गार्ड बनेंगे, कुछ लोग प्रिजनर बनेंगे, ठीक है। और एक प्रिजन जैसा एनवायरनमेंट में स्टिमुलेट किया गया, कपड़े पड़े पहना दिए गए प्रिजनर को, प्रिजनर जैसे, गार्ड को गार्ड जैसे, ठीक है। और पूरा एनवायरनमेंट वैसा बना के रखा गया। अब उनका प्लान इनिशियली ये था कि भाई हम इसको 2 हफ्ते तक कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, लेकिन 6 दिन के अंदर इनको बंद करना पड़ा, क्योंकि जो हुआ उसको देख कर सब शॉक्ड रह गए। मतलब वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में चला गया एक्सपेरिमेंट। अब हुआ ये कि कुछ समय बाद ये देखा गया कि जो गार्ड्स हैं वो बहुत ही एब्यूजिव हो गए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी ह्यूमिलिएट कर रहे हैं प्रिजनर को। और जो प्रिजनर हैं वो इमोशनल ब्रेकडाउन शो करने लगे, टूट गए बिल्कुल बुरी तरीके से, बिलक बिलक कर रोने लगे। और इतना टॉक्सिक हो गया माहौल कि उन्हें एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ गया। इससे पता चलता है कि जब नॉर्मल लोगों को आप पावर देते हैं ना, जैसे गार्ड्स को दिया, तो कैसे उनके पास पावर आई, और पावर आते ही वो करप्ट हो गए, एब्यूजिव हो गए, ठीक है, ह्यूमिलेट करने लगे लोगों को, अपनी चलाने लग गए जैसे उनके हाथ में पावर आई। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कैसे थे, इससे फ़र्क पड़ता था कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी, उन सिचुएशन ने आपको वो पावर ग्रांट करी और उसके बाद आप करप्ट हो गए, आप बदल गए और उस तरीके का बिहेवियर शो करने लगे जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो लाइट यागामी के साथ भी यही हो रहा था। वो धीरे धीरे इस पावर के कारण कीड़ा बन गया। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं ना, उनको एक मैकेनिज़्म चाहिए होता है बचने के लिए, क्योंकि अंदर एक इंसान बैठा होता है हमारा मोरल कंपास जो होता है, या हमारा जो कॉन्शियंस होता है, वो हमें बार बार गिल्ट देगा कि ये गलत कर रहा है, तो ये गलत कर रहा है, मैं सोने नहीं देगा। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में पावर आ जाती है और वो उनको बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर भी आप देखेंगे पॉलिटिशियंस वगैरह करते होंगे ऐसा काम, या बहुत सारे ऐसे लोग करते होंगे अलग अलग फील्ड के, जैसे कि डिक्टेटर वगैरह। तो उनको कुछ चाहिए होता है मैकेनिज्म इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लॉजिक के ज़रिए। तो लाइट यागामी ना यहाँ पे यूटिलिटेरियन लॉजिक लगा रहा था
मतलब कि यार ये तो मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बनाना है, एक बेटर जगह बनानी है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। दुनिया खूबसूरत हो रही है मेरे एक्शंस के कारण, मैं जितने लोगों को मार रहा हूँ। तो इस लॉजिक के जरिए वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, अपनी किलिंग्स को। साथ ही साथ दूसरी चीज़ वो ये करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं वैसे, लाइट यागामी ये भी कर रहा था, वो डिह्यूमनाइज कर रहा था अपने विक्टिम्स को। जब आप उन्हें ह्यूमन ही नहीं मानेंगे तो आपके ब्रेन में जो एम्पैथी वाला पार्ट होता है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। जब आपके अंदर वो एम्पैथी जगेगी ही नहीं तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा वो मरे या जिए। ऐसे पास्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने किया है। जो हिटलर था वो ज्यूज़ के बारे में ऐसा बोलता था, वो कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेस हैं, चूहे हैं। जब आप उनको डिह्यूमनाइज करते हैं ना तो आसान होता है उनको मारना, भाई आसान हो जाता है। ये लाइट यागामी भी कर रहा था। और भी तरीके होते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। अब ब्लेम खुद पे आए तो ब्लेम किसी और चीज़ पे डाल दो। लाइट यागामी ये कह सकता है ये तो किताब कर रही है, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो किताब पे नाम वही लिख रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो इस गिल्ट से बचने के लिए ना, अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, उससे बचने के लिए सारे तरीके अपनाते हैं। और ऐसा भी होता है जब आपके हाथ में पावर आती है ना तो आप मोरल कोड खुद लिखने लग जाते हैं, आप रीराइट करते हैं चीज़ों को, आप ऐसे एथिक्स बनाते हैं, ऐसे मोरल कोड बनाते हैं जो कि आपके हिसाब से होते हैं। आपको जो सही लगेगा वो सही है, आपको गलत लगेगा वो गलत है। और आप चाहते क्या हैं कि ये जो मैं सही मानता हूँ, गलत मानता हूँ, जो कुछ भी है, जो मेरे मोरल कोड्स हैं, वो दूसरे लोग भी माने। मतलब आप दुनिया के ऊपर वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं था कि वो जस्टिस सर्व कर रहा था। आपने देखा होगा कि वो लोगों को मार रहा है, बुरे लोगों को मार रहा है, लेकिन वो जस्टिस सर्व करने के साथ साथ वो जस्टिस डिफाइन भी कर रहा है कि जस्टिस होगा क्या। मेरे हिसाब से मैं डिफाइन करूँगा कि न्याय होता क्या है। तो ऐसे लोग जिनके सर पे पावर चढ़ जाती है ना, वो पूरा नक्शा बदल देते हैं जस्टिस का, मोरल कोड्स का, और अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं। अब जो कीरा होता है वो लाइट का डार्क साइड होता है, शैडो। शुरुआत में तो क्या होता है, आपने देखा होगा कीरा और लाइट यागामी दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ साथ। अपना लाइट यागामी जो है वो फैमिली के साथ बिल्कुल नॉर्मल है, अपने पापा के सामने एक अच्छे बेटे का रोल प्ले कर पा रहा है, और कीरा अपना काम कर रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कीरा जो होता है वो पावरफुल हो जाता है और वो कॉन्शियस ईगो, मतलब जो लाइट है, लाइट यागामी, उसके ऊपर ओवरटेक कर लेता है। कीरा जो है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, करप्ट हो जाता है और इनोसेंट तक को मारने लग जाता है। और यहाँ पर उसका गॉड कॉम्प्लेक्स सामने आता है। उसको लगता है वो सेवियर है इस दुनिया का, वो इस दुनिया को बेहतर बनाएगा, ठीक है, और मुझसे पावरफुल कोई भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइट यागामी के अंदर आपको एनपीडी के लक्षण भी दिखेंगे, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एनपीडी जिनको होता है उनके अंदर ग्रैंडिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको लगता है उनसे ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे महान है, सबसे पावरफुल है। और यहाँ लाइट यागामी को भी यही लग रहा होता है कि वो भगवान है, वो सेवियर है, सबसे पावरफुल है। और लैक ऑफ एम्पैथी देखने को मिलती है, कोई भावना नहीं होती किसी के लिए भी कोई पेन महसूस नहीं होता है, उसको जो सही लगता है वो करता है। ऐसा देखा जाए तो साइकोपैथी के भी कुछ ट्रेड्स दिखते हैं उसके अंदर, लेकिन प्योर साइकोपैथ नहीं था वो, क्योंकि उसको एंग्जाइटी होती थी भाई, उसको डर भी लगता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा कल को, पापा के लिए चिंता भी करता था। तो ये सब कुछ चीज़ें जब आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्योर साइकोपैथ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन साइकोपैथी के कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको थोड़ा मैकियावेलिज्म भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लॉइट करता था, मैनिपुलेट करता था। पापा के सामने देखो आप कैसे अच्छे बेटे का नाटक भी करता है, स्ट्रेटेजिक लायर है, झूठ बोल देता है भाई जब उसको झूठ बोलना होता है। टास्क फोर्स के अंदर आप देखते ही हैं कि अंडर कवर बन के जाता है और वहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करता है। इस तरीके से आप देखते हैं पूरा डार्क ट्राइड बन जाता है। नार्सिज्म भी देखने को मिलता है, साइकोपैथी भी देखने को मिलती है, मैकियावेलिज्म भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लाइट यागामी जो है वो डार्क कैरेक्टर बन के आता है सामने। अब किलिंग्स जो है ना उसको डोपामिन रश दे रही थी, एक एडिक्शन बन चुका था किलिंग करना उसके लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। तो उसका जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन आपको लास्ट में देखने को मिलता है, तो वो कोई ऐसा नहीं था एकदम से हुआ था, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। अब ऐसे इंसान ना जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनके हाथ से जैसे ही कंट्रोल छूटता है, कंट्रोल जैसे उनके हाथ से जाता है, उनका जो रिएक्शन होता है ना बहुत ही अनस्टेबल होता है। मतलब वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे आप सोचते हैं। जैसे आप देखते हैं उसका लाफ देखते हैं लास्ट में, कितना इविल लाफ जो आपको देखने को मिलता है, वो इसी का नतीजा था। तो सबसे पहले उनका जो कंपोज्ड काम, जो एक पर्सोना होता है ना हाइपर रैशनल, वो बिखरता है, सबसे पहले कोलैप्स हो जाता है वो। जब पावर आपके सर पर चढ़ जाती है ना तो रियलिटी आपके लिए डिस्टॉर्ट हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाते कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बस आप चले जाते हैं नशे के अंदर। पावर का नशा आपको इतना भयंकर लगता है कि आप कुछ सोचते समझते भी नहीं है, बस आप करते चले जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर ऐसा होता ही होता है कि आप गलती कर बैठेंगे। वही गलती लास्ट में यागामी ने करी। अब लाइट यागामी जो है ना वो एक वार्निंग है ह्यूमंस के लिए कि जब पावर हाथ में लगती है ना तो वो किसी को भी करप्ट कर सकती है, वो अच्छे से अच्छे इंसान को करप्ट कर देती है। अब लाइट कितना सही इंसान था, शुरुआत में आप देखते हैं वो स्टूडेंट था नॉर्मल सा,
लेकिन उसको भी करप्ट कर देती है ये पावर। अगर पावर के साथ आपको एनोनिमिटी मिल जाए तो ये और डेडली कॉम्बो हो जाता है भाई, क्योंकि अब आप पकड़े भी नहीं जाओगे, आपको डर भी नहीं है किसी चीज़ का, कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे आपको। और वही लाइट यागामी के साथ हुआ और वह इविल बनता चला गया। लाइट यागामी को सिर्फ एक एंटी हीरो या विलन बोल देना ना सही नहीं होगा। एक्चुअली में हमें उसको एक कॉम्प्लेक्स केस समझना चाहिए, इंटेलिजेंस, मोरालिटी, ह्यूमन नेचर, आइडेंटिटी फॉर्मेशन के इंट्रैक्शन का। उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसके जो ट्रेड्स थे, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उसका जो बॉर्डम था, एग्जिस्टेंशियल बॉर्डम, उसको ना ऐसे पाथ पे ले जाता है बस, जहाँ पर उसके हाथ में पावर लगती है और वो खुद को सेवियर समझने लग जाता है, वो खुद को डिवाइन अथॉरिटी समझने लग जाता है और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर बैठता है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।